हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग ने यूनिट 2 तक खत्म कर चुके थे। आज से हम लोग का यूनिट 3 स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 4 यानी मनोविज्ञान के मापन की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, मापन से आप क्या समझते हैं। मापन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। मापन की विशेषताएं और इसका क्या गुण है, इसके क्या दोष है, यानी इसका विशेषताएं और इसके सीमाएं के को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले, मापन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। आज का युग है, जैसे कुछ इसके बारे में आगे वर्णन कर देंगे। आज का युग है जो क्या है, तो विज्ञान का युग है। आप लोग जानते हैं कि आज का जो युग है जो क्या है, तो विज्ञान का युग है। विज्ञान मापन पर जीवित है। अंतरिक्ष यान के निर्माण में मापन का ध्यान न रखा जाए तो वह अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है, ये भी हम लोग जानते हैं। यदि हम अस्वस्थ हैं तो तुरंत तापमान देखते हैं एवं रक्तचाप को देखते हैं। बच्चे पैदा होने पर उसका वजन को देखते हैं, पैदा होने का समय देखते हैं, तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। खाना बनाते समय मसालों का कितना देना चाहिए, यानी मात्रा को निर्धारण करते हैं। दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो माप लेकर ही सिलता है। घड़ियां, थर्मामीटर, स्केल आदि प्रत्येक व्यक्ति के अभिन्न अंग बन गए हैं। जैसे सूर्य का उदय एवं अस्त होना, ग्रह एवं उपग्रहों को आसानी ग्रह एवं उपग्रहों का अपनी कक्षा में परिक्रमा करना, ऋतु परिवर्तन होना आदि मानव जाति द्वारा मापन प्रक्रिया का उपयोग किसी न किसी रूप में अत्यंत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आप लोग को पता होगा, परंतु व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से मापन प्रक्रिया का उपयोग 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होना माना जा सकता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण हो गया, महाभारत हो गया आदि ग्रंथों में अनेक ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं जो मापन प्रक्रिया के प्रयोग को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। जैसे हो गया यक्ष युधिष्ठिर संवाद, बृहस्पति इंद्र वार्तालाप हो गया, यम नचिकेता संवाद हो गया, पहेलियों व वाक्य पूर्तियों आदि से व्यक्तियों की योग्यताओं का निर्धारण के अनेक संदर्भ पर चिन्ह भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं। ग्रीक, यूनानी व आंग्ल साहित्य में भी इसी प्रकार के अनेक संदर्भ दृष्टिगोचर होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक योग्यताओं के परीक्षण की ओर क्या करते हैं, तो संकेत करते हैं, यानी डायरेक्शन देते हैं। अब आइए जानते हैं मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मापन का अर्थ सबसे पहले जानते हैं। मापन का अर्थ क्या है, तो किसी अवलोकन को परिणात्मक रूप में बताना। किसी अवलोकन को परिणात्मक रूप में बताना, यही क्या है, यही मापन है, ऑब्जर्वेशन है। जैसे भौतिक वस्तु की विशेषताओं तथा गुणों को परिणात्मक रूप में देने को क्या कहते हैं, तो मापन कहते हैं। अतः मापन से तात्पर्य है कि किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु के गुण या विशेषताओं के पाए जाने की मात्रा का पता लगाना क्या कहलाता है, ये भी मापन कह सकते हैं। किसी व्यक्ति में, जैसे किसी व्यक्ति में क्या गुण है, यह जानकारी हमें मापन ही देता है। जैसे मोहन अंग्रेजी में प्रभावशाली ढंग से बोलता है, तो यह क्या हो गया, यह यानी हो गया मोहन का यह गुण है कि वह अंग्रेजी जानता है। जैसे सोहन हिंदी में कमजोर है, तो यह उसका गुण बता रहा है कि जो सोहन है उसको हिंदी नहीं आ रहा है। रोहन मैथ में तेज है, यह उसका गुण बता रहा है। रोहन अपने एग्जाम में 80% लाया है, यानी ये इसका योग्यता बता रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब मापन है। ये सभी मानसिक योग्यताओं की जानकारी मापन के क्षेत्र में आती है। मानसिक गुणों का प्रत्यक्ष रूप से मापन एक कठिन कार्य है। जैसे एक महान वैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक ने इस संबंध में कहा था, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिणाम में सत्ता है, मापन के वह क्या है, तो योग है। मापन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका जो विवरण है कुछ निम्नलिखित प्रकार से यानी नीचे है जो दिए गए हैं। जैसे
हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के संख्यात्मक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मैककाल के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी परिमाण से परिणाम में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। यानी यदि कोई वस्तु परिणाम में क्या है, अस्तित्व में है, यानी उसका अस्तित्व है, तो उसका मापन हो सकता है। कैंपबेल के अनुसार मापन के नियमों के अनुरूप वस्तुओं अथवा घटनाओं का अंकीकरण है। अतः मापन मूल्यांकन का एक भाग है जिसमें छात्र के ज्ञान का परिणाम अंकों, संख्या और प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार का संबंध मात्रा अथवा परिमाण होता है। उसके बाद है मापन का महत्व। इसके क्या महत्व है? इंपोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का अत्यधिक क्या है, तो महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान की डिस्टेंस हो गया, किसी वस्तु का व्यास अथवा मात्रा आदि मापन के माध्यम से ही अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। भौतिक वस्तुओं को परिमाणात्मक स्वरूप देने के साथ ही व्यक्ति के व्यवहार हो गया, परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का भी मापन के द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समग्र व्यक्तित्व अथवा संपूर्ण व्यवहार का मापन नहीं कर सकता है तथा मनोवैज्ञानिक मापन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन भी हो सकती है, परंतु साथ ही यह भी सत्य है, क्या सत्य है, तो यह भी सत्य है कि मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में तीव्र गति से निरंतर क्या हुआ है, तो निरंतर प्रगति हुई है। वे साधन जो मनोवैज्ञानिक मापन में सहायक होते हैं सत्ता रूप से निर्मित एवं विकसित किए जा रहे हैं। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य आदि से संबंधित इस प्रकार के अनेक परीक्षण आज हमारे सामने हैं और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम क्या होते हैं, तो वैध होते हैं। मापन का महत्व एक अन्य दृष्टि से भी है और वह यह है कि वह प्रक्रिया विभिन्न गुणों व अभिवृत्तियों का विकास करने संबंधित प्रतिकारकों को ज्ञात करने में क्या होती है, तो सहायक होती है। डॉक्टर विपिन अस्थाना के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन तथा मापन करने का इच्छुक रहता है और उनका उद्देश्य रहता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का संगठन एवं सर्वतोन्मुखी विकास करना। संगठित एवं सर्वतोन्मुखी विकास के लिए ऐसे गुणों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना आवश्यक है जो व्यक्ति को समाज कल्याण की ओर अग्रसर कर सके। इन गुणों एवं अभिवृत्तियों का विकास करने वाले कारकों का पता लगाना आवश्यक होता है। मापन इस दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। भौतिक जीवन में मापन के विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अस्थाना लिखते हैं, हम मापन पर किस सीमा तक निर्भर रहते हैं, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। जैसे एक व्यक्ति बस स्टेशन से 15 मील दूरी पर रहता है। वह जानता है कि दूरी कितना मील है, तो 15 मील है, क्योंकि उसे इसका माप ज्ञात है। ठीक समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए वह अपनी घड़ी देखता है, क्योंकि उसकी घड़ी का समय मापन करती है। कार में लगा गति मापक गति का मापन करता है। टिकट खरीदते समय वह कुछ धनराशि अदा करता है, जैसे रुपये और पैसे। इनका भी यह निश्चित इकाइयों में मापन करता है कि वह कितना रुपया दे रहा है, कितना वह लौटाएगा। सच कहिए तो हमारी सभ्यता का संपूर्ण विकास ही किसी न किसी प्रकार के मापन पर क्या है, तो मापन पर निर्भर है। और आज से ही नहीं, ये पहले से यानी प्राचीन समय से भी ये चला आ रहा है, लेकिन आज वैज्ञानिक युग में ये इसका जो आवश्यकता है वह बढ़ गई है, यानी निरंतर रूप से यह प्रयोग होने लगी है। वस्तुतः अपने दैनिक जीवन में उठते बैठते चलते खरीदते तथा किसी से बात करते हम मापन का कितनी ही बार प्रयोग करते हैं। यदि दैनिक जनजीवन से मापन को अलग कर दिया जाए तो संपूर्ण विश्व की व्यवस्था कुछ ही समय में अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहाँ तक कि विश्व का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। विभिन्न साधनों, तत्वों, वस्तुओं, विषयों आदि की जो कुछ प्रगति हम देख रहे हैं, इस प्रगति का महत्वपूर्ण आधार मापन ही है।
अब जानते हैं मापन के कुछ विशेषताएं के बारे में। मापन की कुछ विशेषताएं भी है। मापन के अंतर्गत परमापिकृत परीक्षणों का प्रयोग भी किया जाता है। इन परीक्षणों के निष्कर्ष पूर्णतः वैध होते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर न केवल किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, बल्कि किसी व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित चरों का मूल्यांकन भी किया जाता है। मापन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित विभिन्न चरों अथवा शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के कुछ शील गुण हैं, प्रेरक हो गया, रुचियां हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, अभिवृत्तियां हो जाएगा, योग्यताएं हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, उपलब्धियां आदि, ये सब है। क्या है? तो कुछ शील गुण है। मापन के माध्यम से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मापन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुद्ध निष्कर्ष प्रदान करने के अतिरिक्त ये सरल और मितव्ययी भी होते हैं। मापन की कुछ सीमाएं भी है, परंतु इसके पश्चात भी इस प्रक्रिया का अत्यधिक क्या होता है, तो महत्व दिया जाता है। वर्तमान युग में मापन का इतना अधिक महत्व है कि आधुनिक युग को मापन के युग के रूप में भी संबोधित किया जाता है। मापन की प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों अथवा परिणामों को दूसरे के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि ये परिणाम क्या है, तो अपरिवर्तनीय है, तो इसे दूसरे के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके मापन के दोष के बारे में जान लेते हैं। लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ मेजरमेंट। यद्यपि मापन के अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु फिर भी इस प्रक्रिया कुछ क्या है, तो सीमाएं हैं। इन सीमाओं का उल्लेख है जो क्या है, तो निम्नलिखित है। तो इसके जो दोष है जो निम्नलिखित है, इसके कुछ सीमाएं और दोष है जो निम्नलिखित दिया गया है। जैसे मापन की प्रक्रिया कुछ भौतिक चरों के मापन को छोड़कर, भौतिक चरों के मापन के छोड़कर अत्यंत क्या है, तो जटिल है। इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि प्रक्रिया मानकीकृत परीक्षणों पर क्या होती है, तो आधारित होती है। इन परीक्षणों को प्रयुक्त करने के पश्चात विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त हो पाते हैं, परंतु इस प्रकार के परीक्षण का उपलब्ध हो पाना सरल नहीं है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से संबंधित गुणों का परिभाषीकरण तथा उन्हें अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यासों का निर्धारण एक जटिल कार्य होता है। उदाहरण के लिए बुद्धि एक ऐसा प्रत्यय है जिसका सर्वमान्य परिभाषा दी जानी क्या है, तो कठिन है। मापन के द्वारा किसी चर को केवल मात्रात्मक रूप में ही प्रदान किया जा सकता है। उसका आशय क्या है, यह मापन द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। मापन के द्वारा जैसे मात्रात्मक यहाँ पर दिया हुआ है, मात्रात्मक रूप में प्रदान किया जा सकता है। जैसे दूरी को क्या करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, तो यहाँ पर किलोमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, तो इसमें मात्रात्मक रूप हो गया। या फिर यहाँ पर 5 है, ये मात्रात्मक रूप हो जाएगा। 5 केजी हो गया, 10 केजी हो गया, ये सब मात्रात्मक रूप हो गया। मापन की एक उल्लेखनीय सीमा यह है कि इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाना संभव नहीं है। व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, योग्यताओं अथवा व्यवहारों का मापन किया जाना संभव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मापन की प्रक्रिया स्वयं में पूर्ण नहीं है। इस प्रक्रिया की नई महत्वपूर्ण त्रुटियां अथवा सीमाएं हैं। फिर भी अनेक दृष्टियों से मापन का महत्व क्या है, तो सर्वविदित है। विशेषकर भौतिक क्षेत्र में तो नित्य प्रतिदिन इस प्रक्रिया का उपयोग ही किया जाता है। मानसिक गुणों का मापन हेतु तो भी इसका प्रयोग क्या हो रहा है, तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आधुनिक युग को मापन का युग के नाम से भी संबोधित किए जाने लगा है। तो ये था आपके मापन का विशेषताएं, मापन क्या है, इसके बारे में आप लोग जान गए। अब अगला क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, मापन कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मापन के कार्य का जो संक्षेप में वर्णन है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में कर देंगे। तब तक के लिए ही इतना ही।
तो आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपका है जो इस तरह से पूछ सकता है कि मापन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, मापन की विशेषताएं और इसके जो सीमाएं हैं उसके संक्षेप में लिखिए या फिर वर्णन कीजिए।